लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, मेरे हिसाब से शायद कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस तक हो गया था, है ना। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन मैंने पहले ही बोल दिया था, मिसकंसेप्ट नहीं बनाना है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो लाइट पर डिपेंड नहीं करता, वो लाइट पर डिपेंड करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली डिपेंड करता है, सॉरी इनडायरेक्टली, मैं भी क्या बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। मतलब कि जो हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एटीपी हमारा हो गया या फिर NADPH हमारा हो गया, ये जो डार्क रिएक्शन है ये इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है और क्या बनाता है, हमारा मेन फूड बनाता है, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या है, सो इट इज़ बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब ही हमारे पास यहाँ पर ये होता है, बायो मतलब क्या, खाने से रिलेटेड है, खाना वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, तो इसलिए हम डार्क रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोल देते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लाइट की सप्लाई को रोक दोगे तो कुछ टाइम तक तो डार्क रिएक्शन चलता रहेगा क्योंकि ATP और NADPH बना पड़ा है, लेकिन जब हम लाइट को बंद कर देंगे या फिर लाइट की हम मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइट को देना क्या है, बंद कर दिया, तो अगर मैंने लाइट को देना बेसिकली बंद कर दिया तो थोड़े टाइम के बाद हमारी डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी क्योंकि लाइट रिएक्शन तो हो नहीं रही है, लाइट रिएक्शन नहीं हो रही, ATP NADPH नहीं बन रही, ATP NADPH नहीं बनेगा, हमारा खाना नहीं बनेगा, ठीक है। सो देखो दो टाइप का हम यहाँ पर डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, एक होगा हमारा क्या C3 साइकिल और एक होगा हमारा क्या C4 साइकिल। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ द केल्विन साइकिल, है ना, केल्विन साइकिल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोला होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। सो 3 कार्बन वाला हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इससे रिलेटेड पहले थोड़ी सी फालतू बकवास समझ लेते हैं। सो देखो इससे रिलेटेड फालतू बकवास ये है कि केल्विन साइकिल जो होती है, सबसे पहली बात सारे के सारे प्लांट्स में होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे वो C3 प्लांट हो, उसका हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को, चाहे हमारा C4 प्लांट हो चाहे हमारा C3 प्लांट हो, कोई मर्जी पौधा आप ले लो, हर किसी के अंदर C3 साइकिल तो होगी ही होगी, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। C3 साइकिल हर एक प्लांट के अंदर होगा ही होगा, चाहे वो C4 है चाहे वो C3 है। मेरे हिसाब से दिमाग में घुस गया होगा, पूरा दिमाग को ना समझाओ थोड़ा सा, ठीक है। दिमाग को बोल भाई देख तू समझ, क्या समझ कि जो C3 साइकिल है वो हर एक प्लांट में होगी, चाहे वो C4 है चाहे वो C3 है। C4 के अंदर भी C3 होता है, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना बात ध्यान रखोगे कि C3 साइकिल हर एक प्लांट के अंदर होता है, डजेंट मैटर कि वो C3 है या फिर वो C4 है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि किसने डिस्कवर करा, तो उस बंदे का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, सो दैट इज़ मेल्विन केल्विन। फेवरेट बंदा है हमारा, हमारे सारे साइंटिस्ट हमको कितने प्यारे लगते हैं ना। सो देखो मेल्विन केल्विन जो है इसने क्या इस्तेमाल किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन को इस्तेमाल किया। मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी बहुत आसानी से ट्रेसिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, ट्रेसिंग इन द सेंस कहने का मतलब है कि हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि अब ये इस पार्ट में है, अब ये इस पार्ट में है, अब ये इस पार्ट में है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। सो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को फाइंड आउट करने के लिए भी केल्विन ने क्या इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया, और वो क्या था, C14 था, ठीक है। कौन सा एलिमेंट था वो, C14। और किस में इस्तेमाल किया था इसने, कौन से प्लांट के अंदर जानने की कोशिश करी थी, तो उसने जानने का कोशिश किया था एल्गी के अंदर। सो एल्गल फोटोसिंथेसिस के अंदर उसने क्या किया था, इस्तेमाल किया था रेडियो एक्टिव C14 एलिमेंट, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव C14 एलिमेंट उसने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट उसके बाद ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि एक तो सारे के सारे प्लांट्स के अंदर होगा, चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो। मेल्विन केल्विन जो है उसने रेडियो एक्टिव C14 एलिमेंट का इस्तेमाल किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है, मतलब एल्गी का उसने इस्तेमाल किया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब नेक्स्ट इसके बाद की C3 साइकिल, वही इसका नाम क्यों पड़ा C3 साइकिल, तो C3 साइकिल का नाम जाहिर सी बात है इसी बेसिस पे पड़ा होगा कि जो पहला प्रोडक्ट हमारा होता है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और उसका नाम हमारे पास यहाँ पर होता है क्या, PGA। इट इज़ PGA का फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, सो इट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो PGA का हमारा फुल फॉर्म क्या है, सो इट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरिक
एसिड, ठीक है। सो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो हमारा किसका फुल फॉर्म है, PGA का फुल फॉर्म है। तो C3 साइकिल के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट है वो उसका नाम क्या है, PGA, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब हम ना थोड़ा सा यहाँ पर क्या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो वैसे तो अभी हमें C3 प्लांट्स के अंदर क्या मिला, पहला जो कंपाउंड है या जो पहला प्रोडक्ट है वो हमें 3 कार्बन वाला मिला, और 3 कार्बन वाला जो था वो हमारे पास कौन सा था, सो इट वॉज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहला प्रोडक्ट है। चलो जी, चलो 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 ओके। अब हम क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि 3 कार्बन का तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बना है, मतलब क्या कि जैसे CO2 फिक्सेशन के बाद जाहिर सी बात भाई CO2 फिक्स ही तो होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड बना। इसका मतलब हमारी बुद्धि जो है वो यही सोचेगी कि भाई CO2 किसी 2 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर गया होगा तभी तो उसने 3 कार्बन दिए। भाई नॉर्मल बंदे का दिमाग क्या सोचेगा, यार टिक जा यार, हाँ ठीक है। सो नॉर्मल बंदे का दिमाग क्या सोचेगा, नॉर्मल बंदे का दिमाग ऑफकोर्स हम भी नॉर्मल है भाई, हम नॉर्मल नहीं है ठीक है। तो देखो 3 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास बना और 1 कार्बन तो CO2 के अंदर है ही, हम सोचेंगे भाई जिसके अंदर ये CO2 ऐड हुई है उसके अंदर 2 कार्बन होंगे, अबे तभी तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना, ठीक है, तभी तो 3 कार्बन का हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। चलो, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा जैसा सोचती है वैसा होता नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये आ गई। फिजिक्स में भी हम पता कैसे करते थे, हमारे सर थे क्लास में क्वेश्चन लिख देते थे, बोलते थे बताओ चलो आंसर, 2 ऑप्शन दे देते थे वो, हमारे दिमाग को लगता था कि A ऑप्शन है, लेकिन हम B बताते थे क्योंकि हमें पता था कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता ठीक है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, तो हम जान के दूसरा ऑप्शन बोलते, फिर सब पूछते थे क्यों, पता नहीं, ठीक है। सो देखो अभी ना मैं यहाँ पर पूरा एक साइकिल बना रही हूँ, ठीक है। साइकिल बनाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो हमारे दिमाग में सोचा, हमारे दिमाग ने क्या सोचा कि भाई 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन तो हमने CO2 से ले लिया, तो जो कार्बन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा होगा उसके अंदर लगभग कितने कार्बन होंगे, उसके अंदर भाई लगभग होंगे 2 कार्बन, मिले नहीं, मिले कितने कार्बन, 5 कार्बन का हमको एक सब्सटेंस मिला, 5 कार्बन का हमको एक कंपाउंड बना जो कि क्या कर रहा था, हमारे CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था। अब भाई कॉमन सेंस है, 5 कार्बन का जो कंपाउंड है उसके अंदर अगर आप CO2 का ऐड कर रहे हो यानी कि 1 कार्बन को और ऐड कर दिया तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा, 6 कार्बन का ही तो कंपाउंड बनेगा, है ना। लेकिन हमने क्या बोला, पहला कंपाउंड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो ठीक है भाई 6 को 3 में तोड़ दो तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बने होंगे हमारे पास। अबे कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि ठीक है। तो सामान्य बुद्धि हमारी तो यही कहेगी भाई, एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगा कि जो CO2 को एक्सेप्ट करा था उसके अंदर 5 कार्बन थे, अब 5 कार्बन को जब उसने एक्सेप्ट करा तो 6 कार्बन का ही तो बनेगा, 6 कार्बन का बनेगा, लेकिन हमें पता था कि 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो कोई नहीं 6 को 2 में तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो अभी ना मैं यहाँ पर पूरी एक साइकिल बनाने जा रही हूँ और जाहिर सी बात है NCERT में भी गिवन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुम भी साथ के साथ ही छापते रहना, ठीक है। अगर छाप रहे हो तो आलसी हो, थोड़ा काम कर लिया करो बेड पे से उठ के, ठीक है। और बेड पे सबसे पहली बात तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। ये रहा हमारा बेड, ये रहे हम, पहले सीधे थे, फिर धीरे 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 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो गिरता गया और हम लेट गए हवा में उड़ रहे हैं सपनों में, है ना। नहीं तो ये काम नहीं करना। हाँ, तो देखो सबसे पहला जो कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे थे कि 5 कार्बन का है, उसका नाम हमारे पास होगा, इट इज़ राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। 1 और 5 पोजीशन पे फॉस्फेट है तो बिस फॉस्फेट आ गया, जाहिर सी बात है 2 फॉस्फेट हुए ना। एक काम करो ना ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिखती है ना, शायद और अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ चलो। सो इट इज़ राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये रहा हमारा राइबोल्यूज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब राइबोल्यूज 1,5 बिस फॉस्फेट जो हमारा होता है ये क्या चीज़ है, तो राइबोल्यूज 1,5 बिस फॉस्फेट जो होता है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये तो बात हमको पता ही है। और ये कैसा है, कीटोज शुगर है, कीटोज, जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप तो पता ही होगा ना यार,
सी डबल बॉन्ड वो होता है जो ग्रुप, ठीक है। मेरे को भी बस इतना ही याद है, इससे ज़्यादा याद नहीं है। तो ये क्या है हमारा कीटोज शुगर, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा क्या, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा यहाँ पर इसका हुआ वो क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि CO2 इसके अंदर क्या हुआ, ऐड हुआ। तो CO2 भी ऐड करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CO2 को हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, ऐड। CO2 प्लस वाटर इसके अंदर क्या हुआ, ऐड हुआ। तो कुछ नहीं करना है बेटा, राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट में हमने क्या ऐड करा, CO2 ऐड करा, वाटर ऐड करा, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन के होने के बाद, ठीक है, कुछ स्टेप्स होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वही 3PGA मतलब बनेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपल PGA ही लिख रही हूँ, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये अभी हमारे पास यहाँ पर बना, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल्स, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, रिडक्शन। क्या होगा हमारा यहाँ पर, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद में जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइओस फॉस्फेट। इट इज़ ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राइओस फॉस्फेट हमारा यहाँ पर बना, और फिर ट्राइओस फॉस्फेट के बाद में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन। तो कुल मिला करके कितने स्टेप्स हमको नज़र आ रहे हैं, गेस कर सकते हो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो 3 स्टेप हमको यहाँ पर क्या है टोटल नज़र आ रहे हैं अपने। देखो ये पूरा का पूरा अभी हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, C3 साइकिल हमने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ। तो C3 साइकिल में सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी कि हाँ, तो राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट है। राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट का सबसे पहले हमने क्या करवाया, कार्बोक्सिलेशन करवाया। कार्बोक्सिलेशन में हम क्या करवाते हैं, CO2 और वाटर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एंजाइम का नाम लिखेंगे, और उस एंजाइम का नाम हमारा होता है दैट इज़ RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका वैसे पूरा नाम होता है, इसको ना हम ऐसे करके लिख सकते हैं दैट इज़ रुबिस्को, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन जो हमारा होता है इसके अंदर हमने क्या किया कि राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट है। राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट के अंदर हमने CO2 ऐड करा, हमने वाटर को ऐड करा। CO2 और वाटर को ऐड करने से हमारा कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन जो है वो कौन से एंजाइम की मदद से कार्बोक्सिलेशन हमारा यहाँ पर हुआ, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के अंदर कौन सा एंजाइम हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व था, सो दैट वाज रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को हमारे पास यहाँ पर क्या था, इन्वॉल्व था। अब उसके बाद ये वाला जो कार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन का जो स्टेप होता है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल, ठीक है। ये पूछते हैं कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द C3 साइकिल क्या होता है। सो मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल इज़ कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है हमारे किसका, C3 साइकिल का। तो राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट में हमने क्या ऐड किया, CO2 वाटर ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके आ गए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के आ गए। कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है किसका, C3 साइकिल का। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि जब हम 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्राइओस फॉस्फेट बनवा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पर हम यूटिलाइज़ करते हैं क्या, ATP। हम यहाँ पर ATP यूज़ करते हैं, और क्या यूटिलाइज़ करते हैं, NADPH यूटिलाइज हम करते हैं। और जाहिर सी बात है फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस NADP प्लस, इसमें वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर एक की बात कर रही हूँ, मतलब एक PGA के लिए हमको एक ATP और एक NADPH चाहिए, और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ADP में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस में। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA के हैं
तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ATP चाहिए होंगे, 2 NADPH चाहिए होंगे, सब कुछ दो हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम सिर्फ इसका बात करें तो देखो पहला ATP जो हमारा यूज़ हुआ वो कहाँ पर हुआ, रिडक्शन वाले प्रोसेस में यूज़ हुआ, जब हमको 3-PGA से क्या बनाना था, ट्राइओस फॉस्फेट बनाना था। अब ये जो ट्राइओस फॉस्फेट जो हमारा यहाँ पर बना है ना, कुछ पार्ट तो इसका वही अगेन चला जाएगा क्या बनाने में, सुक्रोज बनाने में या फिर क्या बनाने में, स्टार्च बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पर ट्राइओस फॉस्फेट से बनेगी, कुछ तो चला गया सुक्रोज या स्टार्च बनाने में, कुछ जो है वो चला गया हमारा रीजनरेशन में। रीजनरेशन वाले स्टेप में भी हमारा क्या है, एक ATP यूटिलाइज हुआ, ठीक है। तो एक ATP को हमने यहाँ पर यूटिलाइज करा और उससे हमने क्या बना दिया, ADP हमने यहाँ पर बेसिकली बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो रीजनरेशन का स्टेप होता है, रीजनरेशन का जो स्टेप है ये भी क्रूशियल स्टेप होता है। अगर आपको साइकिल को कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है बिना किसी इंटरप्शन के, तो हमारा रीजनरेशन भाई जाहिर सी बात है। अगर आपको इस साइकिल को देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करा हम वहीं पर ही आके रुक गए, उसका मतलब होता है हमारा क्या, साइकिल। तो अगर इस साइकिल को कॉन्टीन्यूसली हमको चलाना है तो इसको भी तो वापस से रीजनरेट होते रहना पड़ेगा, तभी तो हमारी साइकिल कॉन्टीन्यूसली चल पाएगी। तो रीजनरेशन वाला जो स्टेप है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये क्रूशियल स्टेप होता है अगर हमें साइकिल को कैसा चलाना है, अनइंटरप्टेड चलाना है। इफ़ द साइकिल इज़ टू बी कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो साइकिल को अगर हमें लगातार चलाना है बिना किसी इंटरप्शन के, तो रीजनरेशन जो है वो सबसे पहला स्टेप है। तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाए कि बताओ बेटा मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल क्या है, क्या जवाब होगा, कार्बोक्सिलेशन। मोस्ट क्रूशियल स्टेप बताओ अगर आपको साइकिल को कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है या फिर बिना किसी इंटरप्शन के चलाते रहना है, सो दैट इज़ व्हाट, रीजनरेशन। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या साइकिल था, C3 साइकिल का। देखो कितना सिंपल है यार। राइबोल्यूज 1,5 फॉर बिस फॉस्फेट है भाई, 1,5 बिस फॉस्फेट है, जाहिर सी बात है 1,1,5 पोजीशन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। वो ये भी पूछ लेगा बताओ बेटा राइबोल्यूज 1,5, मतलब इतना टट्टू तो कोई नहीं पूछेगा सवाल। सो एक ऐसा है 5 कार्बन और कीटोज शुगर होता है, इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन होगा यानी कि CO2 और वाटर ऐड होगा। CO2 और वाटर ऐड जब होगा हमारे पास यहाँ पर, तो कार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे रुबिस्को के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, किस खेत की मूली है ये ठीक है, या फिर यूँ कहोगे कौन सी खेत का एंजाइम है ये, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने रिडक्शन करवाया क्या चीज़ को इस्तेमाल करके, तो रिडक्शन हमने यहाँ पर बेसिकली करवाया ATP को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो रिडक्शन में हमने ATP को यूज़ किया, NADPH को इस्तेमाल करा और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, NADP+ में कन्वर्ट हो गया, ADP में कन्वर्ट हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन के बाद में फिर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ट्राइओस फॉस्फेट शुगर बनाएगा, मतलब सुक्रोज बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, कुछ वापस से रीजनरेशन में चला जाएगा। रीजनरेशन हमारा क्रूशियल स्टेप होता है अगर हमें साइकिल को अनइंटरप्टेड करवाना हो लगातार बिना किसी इंटरप्शन के बीच में। तो ये थी पूरी हमारी क्या C3 साइकिल। क्लियर, ऑल डन, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम C3 साइकिल का ना थोड़ा एनर्जेटिक्स देखते हैं कि इसके अंदर कितना ATP हमने यूज़ करा, कितना NADPH हमने यहाँ पर क्या है इस्तेमाल किया, ठीक है। सो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमको क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करना पड़ा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ करना पड़ा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। सो हमें 2 मॉलिक्यूल को क्या इस्तेमाल करना पड़ा, NADPH इस्तेमाल करना पड़ा। ज़रा देखो यहाँ पे 2 ATP आए थे, 2 NADPH आया था और यहाँ पर फिर एक ATP यूज़ हुआ। तो टोटल कितना ATP यूज़ हुआ, टोटल हमारा 3 ATP यूज़ हुआ है ना। तो टोटल हमारा कितना ATP यूज़ हुआ, एक CO2 को फिक्स करने के लिए फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद रखना, उसके अंदर टोटल 6 CO2 फिक्स होते हैं। तो एक CO2 को जब हमने फिक्स किया तो 3 ATP निकले, मतलब 3 ATP हमने यूज़ करे और 2 NADPH हमको यूज़ करे। सोच रहे हो ज़रा, ये ATP हमें फालतू देने पड़ रहे हैं अपनी तरफ से NADPH के कंपैरिजन में। तो इसके पीछे का रीज़न समझ सकते हो कि क्या ऐसा रीज़न है कि ATP ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी फोटोसिंथेसिस के केस में कि जो हमारा PS1 वाला जो सिस्टम होता है वो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था।
ध्यान से सुनना इस बात को। PS1 स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है, मतलब क्या कि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। सो PS1 क्या करवा रहा था, अगर हमारे पास अकेला PS1 प्रेजेंट है तो अकेला अगर PS1 प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या करवा रहा था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवा रहा था, लिख लेना, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा कौन करवा रहा था, PS1 करवा रहा था, कहाँ पर, स्ट्रोमा लैमेली में। और इधर से क्या प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, एक फालतू ATP ही तो निकल रहा था ना, इधर NADPH बन रहा था। NADPH यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि ना तो इधर हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग, अच्छा मतलब NADPH क्यों नहीं बना था, क्योंकि इसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है स्ट्रोमा लैमेली के पास। ऑक्सीजन भी यहाँ पर इवॉल्व नहीं होता है, क्यों इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि PS2 ही नहीं प्रेजेंट है हमारे स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, और PS2 अगर नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा था वो भी इधर प्रेजेंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं है तो ऑक्सीजन भी रिलीज आउट नहीं होगी। मतलब क्या कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो तो चल रही है और वो ATP भी बना रहा है, वो NADPH भी बना रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो हमको एक्स्ट्रा ATP लगाना पड़ रहा है अपनी तरफ से। तो वो एक्स्ट्रा ATP क्यों बन रहा है भाई, कहाँ से बन रहा है भाई, PS1 से ही तो बन रहा है। तो अब समझ में आया कि हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाना भी क्यों नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ATP चाहिए अपने प्रोसेसेस को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो टोटल हमारे फोटोसिंथेसिस में कितने CO2 को हमें फिक्स करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यार तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ATP है फिर हम उसको कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। तो NCERT में ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो टेक प्लेस करता है हमारे कहाँ पर, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्यों होता है, ताकि हमारे ATP का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके, फालतू ATP जो हमको चाहिए होता है वो किया जा सके। अब टोटल तो हमको कितने मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है, CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है। तो मतलब जो हमने यहाँ पर साइकिल चलाई थी उसको 6 बार करना पड़ेगा, क्योंकि CO2 का तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा था, मैंने यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है ना। तो CO2 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा था, CO2 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा था, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करना पड़ता है। तो वही सेम साइकिल हमको 6 बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो एक साइकिल में 3 ATP यूज़ हो रही थी, तो 6 साइकिल में कितना यूज़ होगा, 18 ATP। एक साइकिल में 2 NADPH यूज़ हो रहा था, तो 6 साइकिल में कितना यूज़ होगा, 12 NADPH। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। तो बस ये हमारा एनर्जेटिक्स था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो C3 साइकिल का ये हमारा एनर्जेटिक्स हो गया, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट उसके बाद जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द C4 प्लांट्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, C4 प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखो जो भी प्लांट्स, ठीक है, जो भी प्लांट्स हमारी पूरी पृथ्वी पर प्रेजेंट है विच आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जो उनसे भी प्लांट्स हमारे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स हमारे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे अडेप्टेड होते हैं क्या करने के लिए, C4 पाथवे को करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो प्लांट्स जो भी हमारे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन से अडेप्टेड होते हैं वो सारे के सारे कौन सा पाथवे को फॉलो करते हैं, C4 पाथवे को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर C4 नाम क्यों पड़ा हमने, मतलब C4 नाम हमने यहाँ पर क्यों रखा हमारे पाथवे का, तो जाहिर सी बात है कैल्विन साइकिल में जैसे C3 पाथवे था, मतलब जो पहला कंपाउंड बन रहा था उसके अंदर 3 कार्बन थे, ऐसे ही यहाँ पर जो पहला कंपाउंड बनेगा उसके अंदर 4 कार्बन होंगे, और वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास क्या है, इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सो इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो ये हमारे पास क्या है, पहला कंपाउंड होता है किसका, C4 साइकिल का, ठीक है, इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लेकिन C4 प्लांट्स जिस मेन प्रोसेस के थ्रू खाना बनाएंगे वो अभी भी C3 पाथवे ही रहेगा। कैसे, मैं अभी बताऊंगी, अभी जस्ट दिमाग को समझाओ, ठीक है। मैंने अभी तक क्या क्या बात बकवास करी, मैंने अभी तक ये बकवास करी कि जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ड्राई, सूखा, ट्रॉपिकल, जहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा हो, है ना। सो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो C4 पाथवे के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब वो C4 पाथवे फॉलो करेंगे। C4 पाथवे हमने नाम इसका क्यों रखा, बिकॉज जो पहला कंपाउंड है उसके अंदर 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड है, सो इट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन पाथवे होता है खाना
बनाने का वो अभी भी कौन सा रहेगा, C3 पाथवे ही रहेगा। ठीक है। सो देखो सबसे पहली बात, जो C4 प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऐसे प्लांट्स मतलब जाहिर सी बात है जो कि हमारे किसके लिए अडेप्टेड हो, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड हो। एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि मेज़, और हमारे पास क्या होगा, सॉर्गम। ये NCERT में दिए हैं तो एटलीस्ट तुम इतने तो याद रखो ही रखो। ठीक है। तो एक होगा हमारा क्या, मेज़, और एक होगा हमारा क्या, सॉर्गम। तो एक्चुअल में हमारा क्या होता है कि जो, अच्छा अब तो मैं इसका ऐसे कर लेती हूँ या ऐसे करूँ, चलो अभी तो ऐसे लिखती हूँ। हाँ, तो C4 प्लांट्स के पास एक्चुअल में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का अनाटमी होता है उनका, जिस अनाटमी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज क्रैन्स अनाटमी। ठीक है। सो जो C4 प्लांट्स हमारे होते हैं, C4 प्लांट्स यानी कि जैसे एग्जांपल मेज़ हो गया, सॉर्गम हो गया, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की एनाटमी होती है, एंड उस स्पेशल टाइप के एनाटमी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटमी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रैन्स एनाटमी हो जाएगा। क्रैन्स एनाटमी किसकी होती है, क्रैन्स एनाटमी एक्चुअली हम यहाँ पर लीफ की स्टडी करेंगे एनाटमी, क्योंकि इनका जो लीफ होता है ना उसके अंदर हमको एनाटमी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट नज़र आता है। ठीक है। तो कैसे नज़र आता है अभी मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। सो देखो बीच रास्ते में हमारा यहाँ पर क्या है, ये है मेरा जाइलम। ठीक है। दिस वन इज़ व्हाट, जाइलम। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास होगा दैट इज़ फ्लोएम। ये पी से मैंने जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। ठीक है। और इसके अराउंड क्या है, हमारे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इन सेल्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सपोज़ यहाँ पर ये पूरा ऐसे जाइलम और फ्लोएम ही प्रेजेंट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बना देती हूँ, जो पिंक से मैं बना रही हूँ दैट इज़ अबाउट जाइलम। ठीक है। वस्कुलर बंडल्स हम इनको यहाँ पर बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, वस्कुलर बंडल्स हो गए, और इन वस्कुलर बंडल्स के अराउंड हमारे पास क्या होती है, लंबी लंबी सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है। लेयर्स की फॉर्म में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। मेरा बनाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा और लिखने का भी तुमको शायद ज़्यादा लगता होगा, बट स्टिल ताकि तुम सोना जाओ बीच में, है ना। तो देखो ये लंबी लंबी सी मैंने यहाँ पर क्या बना दी है, सेल्स बना दी हैं, बंडल शीट सेल्स। और बंडल शीट सेल्स के पास हमारे पास क्या होगा, सो दे आर हैविंग व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हमारे पास बनेगा। तो ये जो लंबी लंबी सी मैंने ये सेल बनाई है, ये कौन सी सेल है, सो दिस इज़ बंडल शीट सेल। ठीक है। तो ये कौन सा सेल है हमारे पास यहाँ पर, इट इज़ व्हाट, बंडल शीट सेल्स ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इनके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सो देखो हमारे पास क्या होता है, जो क्रैन्स एनाटमी है, क्रैन्स एनाटमी में जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अराउंड बड़े बड़े साइज़ की सेल्स मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है। बंडल शीट सेल्स की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी थिक वॉल्ड होती हैं ये। ठीक है। सो दीज आर व्हाट, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड होती हैं ये। क्या मैंने इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस बनाया है, नहीं बनाया है। इसका मतलब कि इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होता है। ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग व्हाट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन बिटवीन दैम। इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी नहीं है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस अगर नहीं है, सो दीज आर इम्परवियस टू गैसेस, यानी कि इनके थ्रू हमारा गैसेस एक्सचेंज तो नहीं होने वाला। सो दीज आर व्हाट, इम्परवियस टू गैसेस। ठीक है। सो बंडल शीट सेल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्या बनाया, चलो यहाँ थोड़ा सा मोटा करके दिखा देती हूँ। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपको क्या है, बंडल शीट सेल्स मिलते हैं, यानी कि क्रैन्स एनाटमी में आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, किसके अंदर मिलती है, C4 प्लांट्स के अंदर मिलती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 एग्जाम्पल आएंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है मेज़ और एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, सॉर्गम। क्रैन्स एनाटमी हमको मेजरली लीफ के अंदर दिखाई पड़ती है। क्या होता है इसके अंदर, तो जो वस्कुलर बंडल्स हमारे यहाँ पर होते हैं इनके चारों तरफ हमको बड़े बड़े साइज़ का क्या मिलता है, सेल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, जिसके पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। बंडल शीट सेल्स जो हमारी होती हैं दीज आर थिक वॉल्ड, ये मोटी मोटी दीवार की होते हैं, सो दीज आर थिक वॉल्ड। इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और ये क्या से होते हैं, इम्परवियस टू गैसेस होते हैं। ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली इम्परवियस टू गैसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे बताओ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, मेन जो C4 पाथवे होता है वो कैसे होता है। सो मेन जो ऊपर से अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो जो C4 पाथवे होता है वो बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स के ना बीच में अप्रॉक्स चलता है, ठीक है। मतलब मीजोफिल सेल का भी रोल होता है उसके अंदर और हमारे बंडल शीथ सेल्स का भी रोल होता है। वेल वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन एज ऑलवेज डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स्ड, ठीक है। बाय, टेक केयर।